हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल दोस्तों, आपकी मंजिल चाहे रीट एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम हो, या जिसमें साइकोलॉजी आपके किसी भी कंपटीशन में सिलेबस में हो, उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। और दोस्तों, यूट्यूब के इतिहास में मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है जो बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शून्य से आपको आपका पूरा पाठ्यक्रम करवाया जा रहा है। दोस्तों, इससे पहले हमने इसी चैनल पे उर्दू लैंग्वेज का जो पूरा टॉपिक था रीट और सीटेट का अकॉर्डिंग सिलेबस, वो पूरा करवा दिया है। और बाल विकास का जो आपके सिलेबस में है रीट एग्ज़ाम और सीटेट एग्ज़ाम का, वो सिलेबस हमने आपके जो यूनिट फर्स्ट है उसको पूरा करवा दिया है। उस यूनिट को आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमारे पास वैसे कोई डिजिटल क्लासेस रूम तो नहीं है और ना ही घंटे डेढ़ घंटे की क्लासेस लेकर आपका समय वेस्ट करना है। दोस्तों, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको एग्ज़ाम से कनेक्ट करते हुए वही विषय वस्तु पढ़ाना है जो आपके एग्ज़ाम पर डिपेंड है, आपके पेपर पर डिपेंड है। और बिल्कुल सरल से सरल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी पहले आप जितने भी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, आप अगर साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो उसकी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, उर्दू पढ़ना चाहते हैं तो उसकी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। दोस्तों, बिना देर किए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का नाम है दोस्तों, जो आपके बाल विकास में दूसरी यूनिट है उसका पहला ही टॉपिक है दोस्तों, अधिगम। और बहुत से आपने यूट्यूब पे इस पे लेक्चर देखे होंगे, घंटे घंटे, डेढ़ घंटे, दो घंटे की क्लासेस देखी होगी। और फिर उसके बाद में भी कई बार आपको ऐसा लगता है कि यार अधिगम से ये सवाल क्यों पुटअप नहीं होते। तो दोस्तों, मैं आपको इस टॉपिक को करवाने के बाद में किस तरीके से सवाल पुटअप होते हैं और जो पिछले सालों में सवालात आए हुए हैं अधिगम को लेकर, उसको भी मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो बिना देर की आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना है कि अधिगम क्या चीज़ है, जिसको हम इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं। अधिगम का अर्थ अगर हम देखें दोस्तों, सामान्य रूप में सीखना को हम अधिगम मानते हैं। क्या मानते हैं? सीखना को हम अधिगम मान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, वास्तविक शब्दों में केवल सीखना अधिगम नहीं है। केवल सीखना अधिगम नहीं है, बल्कि सीखे हुए ज्ञान का हमारे व्यवहार में स्थायी हो जाना अधिगम कहलाता है। हम सीख तो रहे हैं, लेकिन केवल सीखना अधिगम नहीं है। जो ज्ञान हमने सीखा है, अगर वो स्थायी है हमारे लिए, हमारे व्यवहार के लिए, तो दोस्तों वो अधिगम कहलाता है। यानी कि एक व्यक्ति जीवन में विभिन्न कार्यों और परिस्थितियों से गुजरता है। आपने भी इसको रियलाइज़ किया होगा, महसूस किया होगा कि आपके सामने भी विभिन्न कार्य और परिस्थितियां गुजरी होंगी, और उससे कभी कभी कुछ कार्य और परिस्थितियां ऐसी अनुभव दे जाती है आप सभी को, जो आपके व्यवहार में स्थायी हो जाता है। यानी कि स्थायी हो जाने वाले अनुभव ही अंतिम रूप से आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाते हैं, जो कि अधिगम कहलाते हैं। समझ में आए दोस्तों मेरी ये बात? आपके सामने भी कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई होगी या ऐसा अनुभव गुजरा होगा आपके साथ में, जो आपके व्यवहार में स्थायी हो जाते हैं। और ये स्थायी हो जाने वाले अनुभव ही अंतिम रूप से हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं, परिवर्तन करते हैं, और यही अधिगम कहलाता है। सामान्य रूप से देखें दोस्तों, तो अधिगम का, वैसे मैंने अभी बोला है ना कि सीखना ही अधिगम नहीं होता है। दोस्तों, सीखना अधिगम नहीं होता है, बल्कि सीखे हुए ज्ञान का अगर हमारे व्यवहार में स्थायित्व है तो वो अधिगम कहलाता है। और यानी कि अब जो हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, उसी की एक प्रक्रिया के नाम को हम क्या कहते हैं दोस्तों? अधिगम कहते हैं। हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है तो ये एक प्रक्रिया हुई, और इसी प्रक्रिया को हम अधिगम कहते हैं। यानी कि सामान्य अर्थों में अगर हम देखें अधिगम की परिभाषा क्या है, अधिगम किसे कहते हैं, तो वातावरण की उपस्थिति में उद्दीपन एवं अनुक्रिया के मध्य अंत्यक्रिया से उत्पन्न व्यवहारगत परिवर्तन को अधिगम कहलाता है। यहाँ पर दोस्तों, उद्दीपन और अनुक्रिया, अधिगम के अंदर आपके ये दो शब्द, जितने भी हम सिद्धांत पढ़ेंगे करीब करीब उन सिद्धांतों में ये नाम आएंगे। उद्दीपन का मतलब वैसे देखा जाए तो दोस्तों, वातावरण में जनित वो सभी कण जो हमें प्रभावित करते हैं, वो सभी उद्दीपन कहलाते हैं। यानी कि जो कोई लक्ष्य होता है अगर किसी चीज़ का,
और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम जो क्रिया करते हैं वो अनुक्रिया होती है। तो कहने का मतलब उपस्थिति में, वातावरण की उपस्थिति में उद्दीपन और अनुक्रिया के मध्य जो क्रिया होती है और उसी से उत्पन्न व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? अधिगम कहलाता है। ये तो हुआ सामान्य अर्थ। विशिष्ट अर्थ देखें तो अभ्यास एवं अनुभव के कारण व्यवहार में उत्पन्न स्थायी परिवर्तन जो वातावरणीय समायोजन में सहायक होते हैं उसे अधिगम कहते हैं। बात यहीं पे डिपेंड हो गई दोस्तों कि भाई जो व्यक्ति में अभ्यास और अनुभव के कारण उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है, अगर वो परिवर्तन स्थायी हो रहा है, हमेशा हमेशा के लिए हो रहा है तो वो अधिगम कहलाएगा। अगर कुछ समय के लिए हो रहा है वो परिवर्तन तो वो अधिगम नहीं कहलाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों दो शब्द आए हैं आपके, इस व्यवहार और परिवर्तन। अब इसको हम समझ लेंगे तो अधिगम हमारे आराम से समझ में आ जाएगा। व्यवहार क्या है दोस्तों? वाटसन ने मनोविज्ञान को सबसे पहले व्यवहार का विज्ञान करार दिया। आपने देखा होगा जब हमने मनोविज्ञान की जो ऐतिहासिक क्रम जो हमने देखा था मनोविज्ञान को लेकर, उसके अंदर हमने मनोविज्ञान के विकास क्रम को 4 भागों में बांटा था। जैसे पहला भाग जो है वो आत्मा का विज्ञान बांटा, फिर मन का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान और आखिरकार फिर अंत में ये व्यवहार का विज्ञान हो गया। तो व्यवहार का विज्ञान करने वाले या बनाने वाले या कहने वाले कौन थे? वाटसन थे। पहली बात तो ये याद हो रखनी है हमें। अब 1905 ईस्वी में विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक है आउटलाइन साइकोलॉजी, इसमें व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। अब दोस्तों यहाँ पर 2 बातें आपको याद रखनी है। एक तो है सिर्फ व्यवहार शब्द का प्रयोग करने वाला और एक मनोविज्ञान को व्यवहारवाद कहने वाला। 2 बातें हैं। तो व्यवहार शब्द का जिसने प्रयोग किया था वो तो है विलियम मैकडूगल और व्यवहारवाद, मनोविज्ञान को व्यवहारवाद का विज्ञान कहने वाला है वो है वाटसन। अब इसकी क्रिया को हम डेट से समझते हैं। जैसे 1905 में विलियम मैकडूगल ने अपने व्यवहार शब्द यूज़ किया। अब व्यक्ति जो क्रिया करता है, अब हमें ये समझना है कि व्यवहार क्या है। व्यवहार दोस्तों व्यक्ति जो क्रिया करता है उसका बाह्य रूप ही व्यवहार कहलाता है। व्यक्ति जो क्रिया करता है उसका बाह्य रूप ही व्यवहार कहलाता है। समझ में आया दोस्तों? जो भी हमें दिखाई दे रहा है, अगर कोई व्यक्ति की क्रिया को हम देख रहे हैं तो वो उसका व्यवहार है। अब व्यवहार शब्द का तो सर्वप्रथम प्रयोग विलियम मैकडूगल ने 1905 में कर लिया और व्यवहारवाद का जनक है वो कौन कहलाते हैं दोस्तों? वाटसन कहलाते हैं। दोनों बातों में अंतर जो था वो समझ में आ गया दोस्तों आपके? चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा नाम आया था दोस्तों परिवर्तन। व्यवहार को हमने समझ लिया। अगर व्यवहार और परिवर्तन दोनों नाम को अगर हमने समझ लिया तो अधिगम हमारे समझ में आ जाएगा, क्योंकि अधिगम क्या है दोस्तों? व्यवहार में परिवर्तन की एक प्रक्रिया ही अधिगम है। तो व्यवहार को हमने समझ लिया, अब हम समझते हैं परिवर्तन को। परिवर्तन क्या चीज़ है? किसी भी व्यक्ति के अंदर दोस्तों स्थायी परिवर्तन है वो सिर्फ इन 3 कारणों से ही आता है। किसी भी व्यक्ति में, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसके अंदर अगर जो परिवर्तन आएगा वो सिर्फ इन 3 कारणों से ही स्थायी परिवर्तन आएगा। बाकी जिन कारणों से अगर व्यक्ति में परिवर्तन आता है तो वो अस्थायी आता है। अब वो 3 कारण कौन से हैं जिनसे व्यक्ति में परिवर्तन या चेंजिंग जो है वो 3 स्थायी होता है? तो उसमें पहला है दोस्तों अभ्यास, दूसरा है प्रशिक्षण और तीसरा है अनुभव। इन 3 कारणों से अगर किसी भी आपके अंदर भी अगर इन 3 कारणों से जो परिवर्तन हुआ है तो वो आपके हमेशा के लिए स्थायी रहेगा। इसके 3 के अलावा जो भी किसी कारण से अगर आप में परिवर्तन हुआ है तो वो अस्थायी होता है और अस्थायी जो होता है वो अधिगम नहीं कहलाता है। कहने का मतलब अर्थात अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में आए स्थायी परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? आगे लाइन लिखें आप, व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन के कुछ अन्य कारण भी हैं। ये इन 3 कारणों के अलावा कुछ अन्य कारण भी हैं जिनसे व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन तो होता है लेकिन वो स्थायी नहीं होगा दोस्तों, वो अस्थायी होगा। लेकिन जब अस्थायी होगा तो अधिगम नहीं होगा, जाहिर सी बात है। अधिगम तो दोस्तों आपको ये दिमाग में हमेशा के लिए सेट कर लेना है कि सिर्फ इन 3 कारणों से ही व्यक्ति में अधिगम होगा। तो बाकी ऐसे कौन से कारण हैं जिसमें व्यवहार में परिवर्तन होता है? तो उसमें एक होता है दोस्तों परिपक्वता। परिपक्वता मतलब जो परिपक्व हो रहे हैं ना, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे अंदर परिपक्वता बढ़ती जाती है। बीमारी, थकान, संवेगात्मक विकास, मादक पदार्थों का सेवन और मूल प्रवृत्ति। कहने का मतलब दोस्तों इन कारणों से, क्योंकि ये कुछ समय के लिए ही परिवर्तन होता है। भाई परिपक्वता हमेशा हमेशा के लिए आप
बचपन से लेकर बूढ़े हो जाओगे तब तक आपके अंदर परिपक्वता थोड़ी रहेगी, और बीमारी आपके हमेशा के लिए बीमारी थोड़ी रहेगी। आपने जो व्यवहार बीमार रहते हुए किया है तो आप हमेशा बीमार से ठीक होने के बाद में वही व्यवहार वही दोबारा थोड़ी करोगे, वो व्यवहार आपका सेम थोड़ी बना रहेगा। और जो परिवर्तन आपके थकान की वजह से हुआ है, थकान दूर होने के बाद में वही परिवर्तन हमेशा के लिए थोड़ी रहेगा। इसी तरीके से संवेगात्मक विकास, संवेग को लेकर दोस्तों आपको पहले ये समझना है, मैंने एक वीडियो डाला था, आप देखना, उसमें संवेग को लेकर अच्छे से उसको इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लेना, आपके दोबारा कंफ्यूज नहीं होगा संवेग और संवेदना को लेकर। ठीक है दोस्तों, मादक पदार्थों का सेवन, जब व्यक्ति नशे में होता है तो उस टाइम उसका व्यवहार अलग होता है, और जैसे ही उसका नशा उतर जाता है उसका व्यवहार अलग हो जाता है। तो स्थायी कहाँ हुआ दोस्तों। और मूल प्रवृत्ति, दोस्तों विलियम मैकडूगल का इसके ऊपर पूरा सिद्धांत है, उन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई है और उसके आगे 14 संवेग जुड़े हुए रहते हैं। इसको हम अच्छे से समझेंगे। आप तो अभी इतना ही समझो, व्यक्ति के अंदर व्यवहार में अगर परिवर्तन हो रहा है और वो स्थायी परिवर्तन हो रहा है तो वो सिर्फ इन 3 कारणों से होगा, जिसे हम अधिगम बोलते हैं। और अगर बाकी कारणों से जो भी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है वो अस्थायी होगा। नोट लगाकर लिख लेना आप। अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन स्थायी होता है जिसे अधिगम कहते हैं, और बाकी अन्य कारणों से व्यक्ति के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होता है जिसे अधिगम नहीं कहा जा सकता। समझ में आ गया दोस्तों ये चैप्टर। अब अधिगम को लेकर विभिन्न विद्वानों की परिभाषाएं हैं जिनसे कई बार सवाल पुटअप किया गया है, और इनको कैसे याद रखें हम, इसको भी मैं आपको कुछ ट्रिक्स के माध्यम से याद करवाने की कोशिश करूंगा। समझते हैं। सबसे पहले अधिगम की परिभाषा दी है दोस्तों, वो क्रो एंड क्रो ने दी है। सबसे पहले किसने परिभाषा दी है? क्रो एंड क्रो ने क्या परिभाषा दी है? आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना ही अधिगम है। आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना ही अधिगम है। दोस्तों यहाँ पर इसको याद कैसे रखें? जैसे क्रो एंड क्रो, 2 आदमी हैं यूँ मान लो, वैसे आप हमेशा याद रखना दोस्तों, ये क्रो एंड क्रो ये हस्बैंड वाइफ हैं। क्या है दोस्तों? हस्बैंड वाइफ। तो ये 2 लोग हो गए ना, तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से सेट कर लग सकते हो, क्रो, एक क्रो ये है और एक क्रो ये है, तो 2 कौवे, 1, 2 और 3, यहाँ पर आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान। कहने का मतलब 2 कौवे 3 बातें कर रहे थे, 2 कौवे 3 बातें कर रहे थे, 2 कौवे 3 बातें कर रहे थे, और वो 3 बात क्या थी? आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान। आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान, 2 कौवे 3 बातें कर रहे थे। इस तरीके से इसको याद कर लेना। अब आता है दोस्तों गिलफोर्ड की परिभाषा क्या है? व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम है। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम है। तो यहाँ पर दोस्तों आप इसको इस तरीके से सेट कर लो, गिलफोर्ड का मतलब, आप गिलफोर्ड को आप ऐसे रख लो, गाल पर फोर्ड, गाल पर फोर्ड, इसको इस तरीके से दिमाग में सेट रखना। दोस्तों मैं ये सिर्फ परिभाषा आपको याद करने के लिए ऐसे आपके ट्रिक बना रहा हूँ, बाकी इसका मेरा कोई और दूसरा कोई मकसद नहीं है। आप अगर आपके ये ट्रिक पसंद आ जाती है तो अच्छी बात है, ये परिभाषा आपको याद हो जाएगी, बाकी वैसे मेरा कोई दूसरा मकसद नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो गिलफोर्ड यानी कि इसको आप इस तरीके से याद कर लो, गाल पर फोड़। अब जैसे मान लो कि आपके कोई गाल पर कोई एक चाटा लगाता है, गाल पे कोई फोड़ता है या चाटा लगाता है, तो आपके व्यवहार में क्या परिवर्तन होगा? आप उसके भी एक गाल पे फोड़ोगे, उसके भी आप गाल पे एक चाटा लगाओगे। तो इसका मतलब व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम है। व्यवहार के कारण मतलब आपके किसी ने गाल पर फोड़ दिया, गाल पे चाटा लगा दिया, और इसी कारण आपने उसके गाल पे भी एक चाटा लगा दिया। तो गाल पर फोड़ का मतलब व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम है। और ये किसकी परिभाषा है दोस्तों? गिलफोर्ड की। अगली परिभाषा विलियम वुडवर्थ। विलियम वुडवर्थ दोस्तों, विलियम वुडवर्थ ने 2 परिभाषाएं दी हैं। एक तो है अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है, और एक दूसरी परिभाषा है नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम है। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम है। अब इसको याद कैसे रखें दोस्तों? यहाँ पर देखो आप, अधिगम विकास की एक प्रक्रिया, तो यहाँ पर देखो विलियम का वी, वुडवर्थ में भी वे और विकास में भी वे।
बाकी ऐसी कोई परिभाषा नहीं होगी जिसमें ये 3 वे एक साथ मिले हुए होंगे। इस तरीके से आप इसको मैच कर लेना दोस्तों, आप परिभाषा इसको पकड़ लोगे। विलियम का वे, वुडवर्थ का वे और विकास का वे, तीनों हो गए वे, तो इस तरीके से ये याद हो जाएगी। और नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम है। दोस्तों वुडवर्थ आपने अगर इंग्लिश के अंदर पढ़ा हो तो WORTH, वर्थ। वर्थ माने क्या होता है दोस्तों? कीमती। वर्थ माने क्या होता है? कीमती। और जो चीज़ कीमती होगी, कौन सी चीज़ कौन कीमती होगी? जो नई चीज़ होगी। भाई नई चीज़ जो भी होती है वो कीमती होती है कि नहीं होती है? तो वुडवर्थ का मतलब जो नवीन ज्ञान है या नवीन प्रतिक्रिया है उसका अर्जन करना ही अधिगम है। आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो। और या जैसे इसमें वी और वे 2 आ रहे हैं, इसी तरीके से इसमें नवीन नवीन 2 बार आ रहा है। इस तरीके से, क्योंकि दोस्तों मनोविज्ञान के अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कत परिभाषाओं को याद करने को लेकर होती है, और परिभाषाओं को याद करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसको आप एक ट्रिक के माध्यम से सिर्फ नाम से उसकी परिभाषा दी है उसके वर्ड को ऐड कर लो, आप मतलब 90% उस सवाल तक सही करने तक पहुंच जाओगे। चलो दोस्तों अगला सवाल। अगली जो डेफिनेशन है, परिभाषा है अपने अधिगम को लेकर, वो है स्कैनर की। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूल की प्रक्रिया है। अब यहाँ पर इसको इस तरीके से सेट कर लो दोस्तों, स्कैनर का सिर्फ नर लफ्ज़ है, नर शब्द है वो ले लो, स्कैनर का नर, और उत्तरोत्तर यहाँ पर देखो दोस्तों, आप इसको इस तरीके से सेट कर लो कि भाई उत्तरोत्तर की प्रक्रिया जो है वो सिर्फ नर ही कर सकता है। उत्तरोत्तर की यानी कि लगातार अगर कोई प्रक्रिया कर सकता है उत्तरोत्तर एक के बाद एक, तो वो कौन कर सकता है दोस्तों? नर कर सकता है। कौन कर सकता है? नर कर सकता है। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल, अगला परिभाषा आपके गेट्स। गेट्स दोस्तों प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम है। प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम है। दोस्तों यहाँ पर इसको इस तरीके से आप याद कर लो कि भाई कोई भी बालक है वो गेट कब खोलेगा? गेट्स से गेट आप याद रख लो। गेट वो कब खोलेगा? जब उसको या तो कोई प्रशिक्षण होगा या उसको अनुभव होगा, तभी तो वो गेट को खोल पाएगा, तभी तो वो उस गेट को खोल पाएगा। बालक जो है गेट को तभी खोल पाएगा जब उसको या तो उसको गेट खोलने का प्रशिक्षण हो या उसको अनुभव हो। तो आप गेट्स की परिभाषा इस तरीके से याद कर लो, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम है। अगला है दोस्तों आइजैक। आइजैक क्या बोलते हैं? आइजैक बोलते हैं अधिगम नवीन एवं स्थायी परिवर्तन के अंतर्गत सीखने की एक प्रक्रिया है। आइजैक नवीन एवं स्थायी परिवर्तन के अंतर्गत सीखने की एक प्रक्रिया है। और दोस्तों एक परिभाषा और है जिसका मनोवैज्ञानिक का नाम है, मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है क्योंकि उससे सवाल 1-2 बार पूछा गया है, उसकी परिभाषा से अधिगम को लेकर सवाल पूछा गया है। उस मनोवैज्ञानिक का नाम है सार्टेन। सार्टेन ने क्या लिखा है, आप पेन कॉपी लेके लिख लेना कि भाई प्रतिदिन होने वाले नए नए अनुभवों के कारण, प्रतिदिन होने वाले नए नए अनुभवों के कारण व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। प्रतिदिन यानी कि प्रत्येक आदमी के अंदर जो हमेशा हर दिन नया नया जो अनुभव हो रहा है और उसी के कारण उसके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? अधिगम कहलाता है। तो समझ में आ गई दोस्तों ये परिभाषाएं। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अधिगम का एक ओवरव्यू मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि भाई अधिगम को हम किस एंगल से समझें, किस एंगल से पढ़ें। यहाँ पर देखो, अगर हम अधिगम के पक्ष को हम समझें, अधिगम की विधियाँ हम समझें और अधिगम के प्रकार। सामान्य तौर पर अगर हम किसी भी तरीके से अधिगम करते हैं तो या तो इस प्रकार से कर सकते हैं और या इन विधियों से कर सकते हैं, और या इन पक्षों के माध्यम से हम अधिगम कर सकते हैं। तो इसका एक चार्ट जैसे मैंने आपके सामने रखा, इसको ध्यान से समझो आप। कैसे? देखो, अधिगम का पक्ष का मतलब जैसे एक होता है संज्ञानात्मक पक्ष और एक होता है क्रियात्मक पक्ष और एक होता है भावात्मक पक्ष। दोस्तों यहाँ पर संज्ञानात्मक का मतलब हो गया दोस्तों कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक का मतलब हो गया कॉग्निटिव, और क्रियात्मक का हो गया कनेक्टिव, और भावात्मक का हो गया दोस्तों अफेक्टिव। ये समझ में आया दोस्तों यहाँ पर? तो कहने का मतलब दोस्तों
आपने अगर दैनिक पाठ योजना पढ़ाई होगी तो उसके अंदर ज़्यादातर दो शब्द यूज़ किए होंगे, प्रत्याभिज्ञान और प्रत्यास्मरण। प्रत्याभिज्ञान और प्रत्यास्मरण यानी कि जो विषय वस्तु आप पढ़ाओगे बच्चों को, वो उसका मकसद क्या है, वो याद करवाना और उसके ज्ञान में वृद्धि करना होता है। ठीक है, तो अगर आप संज्ञान को लेकर अगर आप सीख रहे हो, आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है, तो वो क्या कहलाता है बस दोस्तों, संज्ञानात्मक। यानी कि आप याद करके किसी चीज़ को सीख रहे हो तो वो कौन सा पक्ष होता है दोस्तों, आपके संज्ञानात्मक पक्ष। दूसरा पक्ष आता है दोस्तों क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष का मतलब होता है दोस्तों, क्रिया मतलब अभ्यास करना, कोई भी कार्य करना। तो अगर आप क्रिया करके या अभ्यास करके अगर आप सीख रहे हो तो वो आपका कौन सा पक्ष होगा, क्रियात्मक पक्ष। और तीसरा है दोस्तों भावात्मक, यानी कि आप मन से या अपने हाव भाव से, आप अपने मन से या अपने हाव भाव से सीख रहे हो तो वो आपका कौन सा पक्ष होगा, भावात्मक। तो कहने का मतलब दोस्तों, यहाँ पर तीन पक्ष हमने अधिगम के समझे। एक तो होता है संज्ञानात्मक, एक क्रियात्मक और एक भावात्मक। अगर हम क्रिया के द्वारा या अभ्यास के द्वारा सीख रहे हैं तो वो क्रियात्मक, अगर हम याद करके या ज्ञान के माध्यम से सीख रहे हैं तो वो संज्ञानात्मक, और अगर हम मन से सीख रहे हैं या मन के हाव भाव से सीख रहे हैं तो वो मस्तिष्क। अब सीखने में भी दोस्तों विधियों का इस्तेमाल करते हैं हम। तो विधियों का मतलब जैसे हम अनुकरण, किसी को देख के हम सीख रहे हैं तो वो अनुकरण विधि है। हमारे खुद के अंदर सूझ पैदा होती है तो वो सूझ विधि। अगर हम अभ्यास से सीख रहे हैं तो वो अभ्यास विधि, और हम भूल या प्रयत्न से हम सीख रहे हैं तो वो भूल प्रयत्न विधि मानी जाएगी। अब जैसे अधिगम में प्रकार, दोस्तों ओवरव्यू रख रहा हूँ। ज़्यादातर अगर हम अधिगम के प्रकार को अगर देखें तो एक होता है गामक अधिगम, एक होता है प्रतिबोधनात्मक अधिगम और एक होता है संकल्पनात्मक अधिगम। दोस्तों गामक से आप याद रख लो सिर्फ शारीरिक, गामक को क्या याद रखना आपको, शारीरिक। तो गामक जो अधिगम होगा वो शारीरिक होगा, यानी कि गामक अधिगम अगर आपके हो रहा है तो उसके अंदर शारीरिक यानी कि शरीर की क्रिया का या शरीर का आपके कोई एक्टिविटी होगी उसके अंदर। प्रतिबोधनात्मक, यहाँ पर आप दोस्तों प्रतिबोधनात्मक का मतलब यूँ समझो कि एक संपर्त्य बनता है आपके मस्तिष्क में, जिसको अपन इंग्लिश में कॉन्सेप्ट बोलते हैं। इसको मैं और आगे अच्छे से समझाऊंगा, आप चिंता ना करें। यानी कि जैसे आपके सामने किसी वस्तु की एक प्रत्यय बन गया, एक बिंब बन गया, एक कॉन्सेप्ट बन गया। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं, हाथी। अब जब भी दोबारा आपके सामने हाथी आएगा तो आप बुद्धि के आधार पर, प्रतिबोधनात्मक बुद्धि के आधार पर उस हाथी को दोबारा पहचान जाओगे। तो वो आपके किस अधिगम में आएगा, प्रतिबोधनात्मक अधिगम। संकल्पनात्मक अधिगम, दोस्तों संकल्पनात्मक अधिगम का मतलब होता है जैसे संकल्पना करना, कल्पना करना। आपका मस्तिष्क कितना विकसित हो चुका है कि अब आप संकल्पना करके आप अधिगम को प्राप्त कर सकते हो। जैसे जैसे मैं प्रधानमंत्री होता, तो अब आप जब भी प्रधानमंत्री की आपकी इच्छा होगी बनने की, तो आपके कौन कौन से कॉन्सेप्ट होंगे, क्या करना चाहोगे, वो संकल्पना जो आप करते हो वो होता है दोस्तों संकल्पनात्मक अधिगम में। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है दोस्तों, इसको अच्छे से समझना है हमें। यहाँ पर दोस्तों सीखने की क्रिया, अब सीखना हमने माना कि भाई अधिगम है। अब सीखता बालक किस किस प्रकार से है, सीखना आप लोगों ने अभी ऊपर देखा, हमने समझा अच्छे से कि भाई सीखना जो होता है वो अधिगम होता है और व्यवहार में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है सीखना। और अब सीखने बालक किस किस तरीके से सीखता है, तो सामान्यतः कोई भी व्यक्ति हो या बालक हो दोस्तों, वो किसी भी विषय वस्तु को जब सीखता है तो उसको उसके अलग अलग प्रकार के व्यवहार प्रकट होते हैं, यानी कि उसके अनुसार ही वो बालक सीखता है। जैसे अगर मैं आपको ऑप्शन दूं, जैसे आपके यहाँ पर कोई भी बालक होगा, कोई भी व्यक्ति होगा, वो तीन प्रकार से सीखता है। एक तो विराम और अविराम तरीके से, एक पूर्ण व अंश से, और एक होता है दोस्तों सार्थक व प्रासंगिक से। अब यहाँ पर मैं समझाऊँ आपको विराम और अविराम से कैसे सीखता है। दोस्तों विराम से अभिप्राय होता है, विराम से अभिप्राय उस सीखने वाले से लगाया जाता है जिसमें बालक किसी पाठ को पढ़ते समय बीच बीच में रुक जाता है, विराम लगा देता है। और यही विधि उस समय श्रेष्ठ होती है जब पाठ बड़ा हो तथा सीखने के लिए समय पर्याप्त हो। जबकि कभी कभी एक बालक बिना रुके हुए लगातार सीखता है, बिना रुके हुए
लगातार सीखता है उस समय संभव हो जब पाठ छोटा हो और सीखने के लिए समय भी कम हो। कहने का मतलब दोस्तों, विराम लगाते हुए सीखता कब है बालक? जब पाठ लंबा हो और समय भी उसके पास पर्याप्त हो, तो वो टुकड़ों अपने उसको विराम रुकते रुकते हुए उसको पढ़ेगा। ए विराम का मतलब जब पाठ छोटा और समय भी कम हो तो वो ए विराम यानी कि बिना रुके हुए उस पाठ को पढ़ते हुए सीखता है। तो वो ये कहलाती है दोस्तों विराम और अविराम की दृष्टि से सीखना। यानी कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर दोस्तों दोनों ही प्रकार से सीखना परिस्थितियों के अनुसार श्रेष्ठ और कम श्रेष्ठ हो सकता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये दोनों ही तरीके श्रेष्ठ भी हैं और कम श्रेष्ठ भी हैं, क्योंकि ये परिस्थितियों के अनुसार होता है दोस्तों। तो ये समझ में आ गया। दूसरा दोस्तों है पूर्ण व अंश में सीखना। जब एक बालक यानी कि किसी पाठ को एक ही बार में पढ़कर तैयार कर लेता है तो वो होता है दोस्तों पूर्ण पाठ सीखना। और यदि वही बालक उसी पाठ को छोटी छोटी इकाइयों में या टुकड़ों में बांटकर एक एक भाग को सीख कर आगे बढ़ता है तो वो अंश में सीखना होता है, टुकड़ों में। समझ में आ गया दोस्तों। अब होता है सार्थक और प्रासंगिक सीखना। दोस्तों जब एक बालक होता है या व्यक्ति किसी विषय वस्तु का अभिप्राय सहित सीखने का प्रयास करता है, अर्थ सहित जो भी विषय वस्तु को पढ़ रहा है वो उसका अभिप्राय क्या है, उसका अर्थ क्या है, इसको समझते हुए इसके सीखने का प्रयास करता है, अथवा यानी कि विषय वस्तु को एक समझते हुए उसकी विषय वस्तु को एक समझ कर वो आगे बढ़ रहा है, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? सार्थक सीखना कहलाता है। किसी भी विषय वस्तु के अगर अर्थ को वो सार्थक करते हुए समझते हुए सीखता है तो वो सार्थक होता है। और प्रासंगिक का मतलब दोस्तों, प्रासंगिक अगर मैं कहूँ, जैसे कभी कभी कुछ जानकारियाँ ऐसी होती हैं जिनको हम स्थायी रखने की आवश्यकता नहीं होती। भाई हमारे अंदर कभी कभी ऐसी स्थितियां हो जाती है जिससे जो हमारे सामने मतलब अचानक ऐसी जानकारियां सामने आ जाती हैं जिनका अर्थ हम समझने का प्रयास नहीं करते। कहने का मतलब यदि कोई जानकारी किसी कारणवश या प्रसंगवश हो जाती है तो वो प्रासंगिक सीखना होती है। इनसे सार्थक सीखना ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया। दोस्तों यहाँ पर प्रासंगिक सीखना से सार्थक सीखना ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि ये तो प्रासंगिक तो मतलब अचानक होता है। अगर हमारे सामने कोई अचानक जानकारी हो गई, अचानक जानकारी आ गई तो उसे हम समझने का प्रयास कम करते हैं। लेकिन अगर किसी विषय वस्तु को हम अर्थ समझकर, अर्थ डालकर उसके सार को समझने की कोशिश करते हैं तो वो सार्थक सीखना होता है। समझ में आ गया दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों मुझे लगता है कि ये काफ़ी है आपके लिए, और क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास खींचने से आप भी थोड़े बोर हो जाओगे। और ये विषय वस्तु है दोस्तों, मुझे सिर्फ पाठ्यक्रम पूरा करवाना लक्ष्य नहीं है। मैं आपने देखा होगा अगर यूनिट फर्स्ट मैंने जिस तरीके से कराई है, बहुत ही आसान भाषा में और टुकड़ों में करवाई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप मेहरबानी करके यूनिट फर्स्ट जो बाल विकास है उसको अच्छे से देखें। और कैसा लगा ये आज का क्लास, आज के लेक्चर, तो मुझे अपना कीमती मशवरा जो है आपका मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों अधिगम वाले यूनिट से निश्चित रूप से आपको 5 या 6 सवाल देखने को मिलेंगे, तो हमें बिल्कुल इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे समझना है। आज हमने दोस्तों अधिगम के अर्थ को समझा, आज हमने अर्थ को समझा और इसकी परिभाषा को समझा, और बालक किस किस तरीके से सीखता है, उसके किस पक्ष को हम क्या नाम देते हैं और किस विधियों से सीखता है, किस प्रकार से सीखता है। और अभी जैसे हमने इसका जो डेफिनेशन थी, जो परिभाषाएं थी, उसको भी हमने अच्छे से समझा है। आप अगर इस वीडियो को नहीं समझ में आया तो 1-2 बार और देखें। और दोस्तों आपको अधिगम पढ़ने की दूसरी किसी गाइड और किताब से मुझे लगता है कि मेरा जहाँ तक अनुभव है दोस्तों, क्योंकि मैंने इसके अंदर आपको बता दूँ दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों को और जो उत्कर्ष की फैकल्टी है, विशेष रूप से आर.के. वैष्णव सर, अंकित सर, मलिक सर और 1-2 और विद्वान जो भी हैं मशहूर साइकोलॉजी के, उनके स्टडी मटेरियल को एक जगह इंक्लूड करते हुए मैं आपको पढ़ा रहा हूं दोस्तों। और तो इससे ज़्यादा क्या कर पाऊंगा आपके लिए। तो आप बने रहें वीडियो को पे, क्लासेस को लगातार देखते रहें। अगर क्लास पसंद आई है तो मेहरबानी करके दूसरे लोगों तक इसको पहुंचाने का कष्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।